हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। मतलब कि 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और आपको बता दें कि मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा, यानी आपको याद भी करवा दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक फास्ट रिवीजन करेंगे और अच्छे से आपको तैयार भी करवा देंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपके अंदर जुनून भर दे, उम्मीद भर दे। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ मुकाम को हासिल करना है, तो बस आप इतना समझ जाइए कि मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो। इसलिए कहना चाहूंगा कि पथरा पिसाई कहियो मैदा ना होई, पथरा पिसाई कहियो मैदा ना होई, समाजशास्त्र में फेल के तो कोनो पैदा ना होई। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पैटर्न देख पा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस प्रकार से, फिर 30 क्वेश्चन नीचे हैं। पहले इन 20 क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने उत्तर आसान शब्दों में लिखा है ताकि आप आसान शब्दों में इसे समझ पाएं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कॉपी में कैसे आंसर को लिखना है, थोड़ा सा ये भी आपको बता दें। सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, तो पहले आपको एक हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग बनानी है? संयुक्त परिवार। यहां से लेकर यहां तक इतना काट देना है। ठीक है, इतना काट देना है और फिर आपका संयुक्त परिवार यहां से हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, और लगे हाथ इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए और फिर इसके बारे में आप लिखना शुरू करिए। इस प्रकार से आप जो है काम करिए। सबसे पहले अपने कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद आप जो है उसका हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, और इससे जो है आपका स्मार्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। फिर इसके बाद जो है आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिखेंगे ये भी बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊं कैसे आप आंसर को समझ के बनाकर अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संयुक्त परिवार है, लिखेंगे संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे सभी एक साथ रहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, मिलकर रहना। यानी परिवार पहले समझाते हैं, फिर आपको संयुक्त परिवार समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिवार क्या होता है? तो अगर परिवार की बात करें तो परिवार वो होता है इसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, वो भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है, आपके मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, तो इसका मतलब वो परिवार है। ठीक है, परिवार के सदस्य हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिवार में मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उन्हीं को परिवार कहते हैं। लेकिन अगर उस परिवार के साथ में दादा दादी भी हों, चाचा चाची भी हों, ठीक है, बुआ भी हों, बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, तो उन्हें संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई परिवार की। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर ये सब मिलकर रहते हैं तो क्या बन जाएगा? एक संयुक्त परिवार बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा घर जहां पे दादाजी की खेती देखते हैं और चाचा जी दुकान संभालते हैं और जो अन्य परिवार के लोग हैं वो अपना घर का काम करते हैं। इस प्रकार से आप उदाहरण भी दे सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे सिंपल भाषा में, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगर समझ जाएंगे 2 लाइन और बना ले जाएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो 1 लाइन भी बनाना दुश्वार हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है? अगर सामाजिक बहिष्कार से आशय आपसे पूछेगा तो वही आपको काम करना है। पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, 2 है तो 2 लिख देना है। फिर आपको हेडिंग बनानी है, तो यहां से आपका हेडिंग बन जाएगा इतना। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार हेडिंग बन जाएगा। फिर इसके बाद अंडरलाइन कर दिए इसको, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग थलग करना, मतलब कि किसी व्यक्ति को या फिर समूह को समाज से दूर कर देना। कोई अगर समाज में कोई गलती कर देता है, कोई ऐसी उसके द्वारा जो है कांड हो जाती है, तो उसको समाज से जब अलग कर दिया जाता है तो उसी को बहिष्कार कहा जाता है कि इसको बाहर निकाल दो। बहिष्कार मतलब क्या? बाहर निकाल देना। कहां से? घर से, समाज से। जो समाज से, घर से बाहर निकाल देते हैं तो उसी को बहिष्कार कहना कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सामाजिक लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कहेंगे कि जब समाज से उसको अलग कर दिया जाए तब उसे हम सामाजिक बहिष्कार कहेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, छुआछूत के कारण कुछ जातियों को पानी के कुएं से पानी लेने के लिए
नहीं दिया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो पहले छुआछूत ज्यादा चलता था, अब तो थोड़ा कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पे जो समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, वो भी तरह से सामाजिक बहिष्कार का कारण मानी जाती थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है हर साल, कहीं ना कहीं रिपीट होता है, तो आप इसे जरूर दोस्तों तैयार कर लें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? जनतांत्रिक राजनीति है भैया, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले वही काम करना है आपको, करना है हेडिंग बनानी है, तो यहां से आपको बन जाएगा हेडिंग, और फिर इसके बाद जो है आप लिखेंगे जनतांत्रिक राजनीति में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और सरकार सभी के रूप में समान काम करती है। जनतांत्रिक राजनीति का मतलब होता है, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, जन का मतलब होता है लोग, और तांत्रिक मतलब वो तांत्रिक बाबा नहीं, तांत्रिक मतलब तंत्र का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तंत्र का, जैसे कंकाल तंत्र होता है ना, कंकाल तंत्र में क्या एक ही हड्डी होती है कि कई सारे हड्डी होती है? आपका जवाब होगा कई सारी हड्डियां होती हैं। ऐसे कंकाल तंत्र होता है, ऐसे यहाँ पे जनतंत्र है, लोगों का तंत्र है। लोगों को तंत्र में लोगों की भीड़, लोगों की ग्रुप, लोगों का समूह, ये जनतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक यानी जब जनता जब सरकार चुनती है, ठीक है, लोकतंत्र भी इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वही सरकार सभी के लिए समान रूप से काम करती है, तो उसे जनतांत्रिक राजनीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है, तो अब जो हम राजनेता का चुनाव करते हैं, हर 5 साल बाद वो बदलता रहता है कि उसकी कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है और 3 विशेषताएं बताना है, 3 पॉइंट लिख देना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको मिल गया, काम खत्म। बस इतना काम करना होता है, जितना पूछा गया दोस्तों उतना ही लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं, तो यहां तक जो है तो आपका हेडिंग बन जाएगा विशेषताएं तक, फिर इसके बारे में 3 पॉइंट लिखेंगे। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न जमाना, जैसे आज की डेट में सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, बहुत सारे जो है ऐप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा जो है मॉडर्न जमाना बदल रहा है। पहले समाज कैसा था, आज समाज कैसा है, तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? जवाब होगा आधुनिकीकरण के कारण हो रहा है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, आपने नाम सुना होगा एआई का, तो जो ये टूल है, जो ये सब एआई वगैरह है, ये सब आने वाले दिनों में और बहुत तेज से प्रगति करने वाले हैं, तो मॉडर्न जमाना और बदलने वाला है। ये सब क्या है? ये सब आधुनिकीकरण है, जिसमें उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, नई तकनीकी और विज्ञान का विकास होता है। पहला पॉइंट, मॉडर्न जमाना कैसे आता है? मॉडर्न जमाना आता है भैया, नई नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो मॉडर्न जमाना आ जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा का प्रसार जब ज्यादा होता है तो लोग विकसित होते हैं, शिक्षित होते हैं, नई नई खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो नई नई जो खोज होगी, रिसर्च होगी, तो मॉडर्न जमाना होगा, मतलब बदलेगा जमाना बदलेगा भैया, तो भाई सिंपल सी बात आधुनिकीकरण होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो पुराने रीति रिवाज में उनको बदलाव करना। आज से 10 साल पहले देखा जाए या 20 साल पहले देखा जाए तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, वो समाप्त हो चुकी हैं, समाज में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुराने जो रीति रिवाज थे उनको बदला जा रहा है, और बदलकर अब जो है अब नई नई सुविधाएं आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले डीजे नहीं था, शादी में डीजे नहीं जाता था, लेकिन आज के डेट में अगर डीजे शादी में ना जाए तो ऐसा लगता है कि मातम हो रहा है ना, लेकिन डीजे अनिवार्य हो गया है भैया। तो अब सवाल ये है कि डीजे में भी लोग परिवर्तन कर रहे हैं और नए नए उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है ये सब? नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं मॉडर्न जमाने में कि गांव में बिजली आ चुकी है, इंटरनेट सुविधा हो चुकी है, लोग और बदलाव कर रहे हैं अपने समाज में, तो ये सब क्या है? आधुनिकीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। नातेदारी क्या है? नातेदारी क्या है? लोग समझ नहीं पाते हैं नातेदारी क्या है। नातेदारी का मतलब, या नातेदारी रिश्तेदारी, मतलब रिश्तेदारी। ठीक है, यानी रिलेशनशिप।
तो रिलेशनशिप कैसे बनता है? रिलेशनशिप दो ही प्रकार से बनता है, दो के सिवाय कोई प्रकार नहीं होता है, दो प्रकार से बनता है। पहला प्रकार क्या है? पहला है यहाँ पे नातेदारी जो होता है वो खून पर होता है, खून का मतलब रक्त संबंधी होता है, और विवाह संबंधी या गोद लेना संबंध दो कह सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची। रिलेशनशिप का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इतना समझ जाइए कि मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, मान लीजिए लड़का है, ठीक है, और लड़की यहाँ पे है, ठीक है। ये मान लीजिए लड़की थोड़ी मोटी हुई, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब मान लीजिए लड़की है और ये लड़का है, अब इन दोनों करा देते हैं शादी, ठीक है। ध्यान से बात को समझेंगे, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, माइक लाल कोई काट नहीं सकता दोस्तों, गारंटी से बता रहा हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए लड़की है और ये लड़का है और इन दोनों की करा दिया जाए शादी, ठीक है। अब मुझे इतना बता दीजिए बस आप कि अगर इन दोनों की शादी होगी, इन दोनों की शादी होगी तो इस लड़की का परिवार, इस लड़के का परिवार क्या रिश्ते में नहीं बंधेगा? रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% रिश्ता बनेगा। रिश्ता बना कैसे? जब इन दोनों का विवाह हुआ, ठीक है, जब इन दोनों का विवाह हुआ। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? विवाह के आधार पर रिलेशनशिप बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो लड़की इनके पास भी आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। अब जब लड़की पास में आ जाएगी, शादी होगी भैया, तो भाई बच्चे होंगे। अब जब बच्चे होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रक्त संबंधी हो जाएगा, क्योंकि इनका खून होगा, जो बच्चा होगा ना, इन्हीं का खून होगा। तो दो ही आधार पर रिलेशनशिप बनता है, या तो विवाह पे या तो रक्त संबंधी, और इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। तो रिलेशनशिप, रिश्तेदारी को परिभाषित कैसे करेंगे? रिलेशनशिप जो होता है, नातेदारी जो होता है, वो रक्त और विवाह संबंधी पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से मैंने बताया है। आप फिर उसे फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं। जैसे भाई बहन है, भाई बहन किस में आएंगे? माता पिता किस में आएंगे? ये भाई बहन आएंगे आपके रक्त संबंधी में। माता पिता किस में आएंगे? ये आएंगे रिलेशनशिप में। चाचा चाची रिलेशनशिप में, मतलब कि विवाह संबंधी में आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जितना हो सके डायग्राम, कोटेशन और फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि आप इन्हें जो है इस प्रकार से कोई चार्ट बनाइए, कोई डायग्राम बनाइए, ठीक है, ऐसे बनाइए। ये जो मैंने रिलेशनशिप बनाया ऐसे करके आप इसको ऐसे करके समझ करके बना देंगे, पूरा पूरा नंबर मिलेगा भैया, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। तो देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। समाज से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना और जो है सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे गरीबी का अध्ययन करना, परिवार के जो है प्रश्न से पूछना, ये सब सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सिंपल भाषा में कहें तो सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण का मतलब जांच करना होता है। जैसे मान लो आपके गांव में कोई आया सर्वे करने के लिए, सर्वे यानी सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वे करने आया कि भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग खेती करते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। ये पूरा पूरा जब सर्वे करेंगे तो इसी को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाएगा। क्योंकि सर्वे कहाँ हो रहा है? सर्वे हो रहा है भैया समाज में, तो समाज में हो रहा है तो क्या कहलाएगा? सामाजिक सर्वेक्षण ने कहलाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण वो होता है जो समाज में की जाती है, जिसमें कुछ व्यवस्थित जानकारियां होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे गरीबी क्या है, और गरीबी कितनी मात्रा में गरीबी है, और कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। ये सब आंकड़ा इकट्ठा करना, और इकट्ठा कैसे होगा? सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले वही काम, हेडिंग बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानना, एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिससे समाज में झगड़े उत्पन्न होते हैं, जैसे कि किसी एक धर्म का नाम पर दंगे होना। कहने का मतलब तो ये सांप्रदायिकता का मतलब अगर एक लाइन में समझना है तो आप इतना समझ जाइए कि जब कोई अपने धर्म को अन्य धर्म की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ समझने लगे तो वही वहां पे संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप इतना समझ जाइए कि मान लीजिए कोई ए धर्म है, कोई बी धर्म है, कोई सी धर्म है, ठीक है। अगर ए वाला कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो
और सी वालों और बी वालों को दरकिनार कर दे तो यहाँ पे संप्रदायवाद की भावना उत्पन्न होती है। जब ऐसा होता है तो समाज में कुरीतियां उत्पन्न होती हैं, बुराइयां उत्पन्न होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर दंगे होते हैं। तो ये जो है ना हो, इसके लिए समाज में ऐसी शांति बनाए रखने के लिए संविधान में कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। पहला पॉइंट, हमारे भारतीय संविधान में जो है कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भारतीय संविधान की नजर में सारे धर्म बराबर हैं, समान हैं, कोई भी मतभेद की भावना नहीं है। तो हमारे संविधान में जब है तो हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारे नजर में सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, अगर ऐसी भावना है तो संप्रदायवाद नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी भावना है तो इसे संप्रदायवाद कहते हैं। लिख सकते हैं आराम से। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार, देखिए नाम से स्पष्ट है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो नाम से स्पष्ट निकाल सकते हैं। सुधार करने की बात हो रही है। लोग कहते हैं आपको ना भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, गलती कर रहे हो, सुधर जाओ। सुधरने का मतलब क्या? जो आप गलत काम कर रहे हैं वो काम ना करें, सुधर जाएं। ठीक है, आप अपने आप को सुधार लें, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे सुधारने किसकी बात हो रही है? भूमि की। तो जब भूमि की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि भूमि में सुधार करना है। अब भूमि में क्या करना है, कैसे सुधार करना है, ये देखिए किसानों को जमीन का अधिकार देना, जमींदारी प्रथा खत्म करना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। छोटे किसान की खेती के लिए जमीन मिलना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। जमीन में उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। भूमि को निम्नीकरण को कम करना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। तो कहने का दोस्तों ये है कि जो आप खेती करते हैं, जो आपका जमीन है वो कोई हड़प ना ले। ठीक है, जिसे जमींदारी प्रथा चलती थी, जमींदारी प्रथा में किसानों से लोग जो है लगान लेते थे, लगान का मतलब टैक्स लेते थे। जब अंग्रेजी हुकूमत थी यहाँ पे तो टैक्स लेते थे, और फिर टैक्स लेकर जमींदार अपना आधा अपने पास रखता था, आधा अंग्रेजों को देता था। ये प्रथा कितनी घटिया प्रथा थी। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा खत्म की गई। तो कैसे 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 धीरे धीरे सुधार हुए, ये हमें बताना है भूमि सुधार में, और आराम से आप इसे समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको चलना कैसे है और जाना कहाँ है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा अच्छे से पर्जन कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ज्यादा फोकस किया है समझाने पर। तो अगर आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो भैया समझ में आएगा जब पेपर खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग को परिभाषित कीजिए। दिव्यांग क्या होता है? देखिए मैं सिंपल भाषा में अगर आपको कहूं कि दिव्यांग में अगर कोई लंगड़ा है, ठीक है, कोई लंगड़ा है, अगर आप उसे कहोगे हे लंगड़ा, हे गूंगा, हे बहरा, तो उसको बुरा लग जाएगा। उसको कोई सम्मान शब्द दीजिए। जैसे बोलते हैं ना, किसी का नाम लेते हैं तो नाम के आगे हमारे कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो नाम होते हैं वो लगा देते हैं। जैसे मतलब किसी का नाम राज है, ठीक है, किसी का नाम राज है, ठीक है, तो राज के पीछे जो है क्या लगाते हैं, वाह लगा देते हैं। तो रजवा बोलते हैं, हे रजवा। तो ये सब क्या है? ये सब उसका अपमान है कि भाई किसी को बुलाते हैं प्रेम से नहीं बुलाएंगे, नाम के पीछे वाह लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी फितरत है। यूपी बिहार में ज्यादातर ऐसा होता है कि नाम के पीछे जो है वाह लगा देते हैं, वाह लगाएंगे या तो या लगाएंगे। ठीक है, तो इतना बढ़िया प्यारा नाम राज है और किसी को बोला हे रजवा तो दिक्कत होगी, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा कि उसका सम्मान नहीं हो रहा है। वही चीज यहाँ पे है। दिव्यांग का मतलब क्या होता है? जो लंगड़ा है, जो लूला है, उसे लंगड़ा लूला ना कहकर उसे दिव्यांग कहा जाए, तब उसे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तब उसे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर उसे हम सम्मान पूर्वक बुला सकते हैं, उससे सम्मान भी लगेगा। ठीक है, दिव्यांग वे होते हैं जिनके शारीरिक या मानसिक रूप से क्षमता सीमित होती है, मतलब अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, लेकिन मेहनत में सफल पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं पा सकते हैं। जैसे बिना हाथ के जो है लिखने वाला बच्चे होते हैं, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये शारीरिक रूप से अपना जो है अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, जो है काम तो कर सकते हैं, मेहनत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, लेकिन मंजिल को पाया है उन्होंने। ठीक है, मंजिल को पाया है भैया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप दिव्यांग के बारे में आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब और किसने की थी? तो भैया ब्रह्म समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इनका उद्देश्य क्या था? जातिवाद और अंधविश्वास को खत्म करना। राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़ी कोशिश की थी कि जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जातिवाद इतनी आसान से खत्म होने वाली नहीं है। और यहाँ पे अंधविश्वास तो धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा कम हो रहा है,
बहुत सारे लोग भी आज भी अंधविश्वास रखते हैं, लेकिन जातिवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ना ही तो आगे खत्म होने की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ हो जाए, कुछ कमाल हो जाए। जो लब वाले होते हैं यही कुछ कर सकते हैं और यही जो है जातिवाद को खत्म करने में आगे आ सकते हैं। तो 2 पॉइंट आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे हरित क्रांति का क्या अर्थ है। देखिए, नाम से स्पष्ट निकले हरित क्रांति, एक ऐसी क्रांति चलाई गई थी जो हरी हरी क्रांति हो। हरी हरी के चारों तरफ हम नजर उठा के देखिए, से गेहूं का सीजन चल रहा है, रबी की फसल चल रही है खेत में। आप खेत में चले जाइए, नजरें उठा के देखिए, तो जब आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। ऐसी ही शुरुआत की गई थी जो है हरित क्रांति की। तो यहाँ पे नई बीज, अच्छी खाद और अच्छी सिंचाई का उपयोग करके खेती में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं की उपज जो है 1960 के दशक में बढ़ाया गया था और उस टाइम पे जो है 1960 के दशक में जो है गेहूं के उत्पादन में अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ये क्रांति की शुरुआत की थी पंजाब और हरियाणा से। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं, हरित क्रांति के बारे में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो आइए समझते हैं सांस्कृतिक विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, वैरायटी। ठीक है, भिन्नता किसमें है दोस्तों, यहाँ पे संस्कृति में है। अगर मैं कहूँ कि एक तालाब है तो क्या एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली पाई जाती है? आपका जवाब होगा नहीं। एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली नहीं पाई जाती है, उसमें कई प्रकार की मछलियां पाली जाती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, अगर लोग जैसे मछली पालते हैं तो मान लो एक ही प्रकार की मछली पाल दिए हैं, और भी कुछ मछलियां उसमें पाई जाती हैं, छोटी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र में एक ही प्रकार की मछली नहीं पाई जाती है, उसमें मछलियों की भिन्नता पाई जाती है, यानी बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं। तो जो बहुत सारी मछलियां पाई जाए उसे भिन्नता या विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे विविधता है, वही चीज यहाँ पे विविधता का मतलब भिन्नता। भिन्नता किसमें है, संस्कृति में है। तो यहाँ पे देखिए, एक समाज में एक ही समाज है जब उसमें विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न रीति रिवाज के और विभिन्न परंपराओं के लोग रहते हैं, तो इस पूरी समाज को सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानते हैं। भारत एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, क्योंकि भारत में यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं और इसके बाद इनकी जो संस्कृति होती है, इन संस्कृति को भी सब मिलकर एकजुट होकर अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको जो है मनाते हैं, कोई भी त्योहार मनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के तौर पे आप जरूर लिखेंगे जिससे आपका आंसर और स्मार्ट हो जाए भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। दबाव समूह क्या होता है, आइए समझते हैं। दबाव समूह वे संगठन जो सरकार पर अपनी मांगों के लिए दबाव डालते हैं, उन्हें दबाव समूह के नाम से जाना जाता है, जैसे मजदूर संघ। सिंपल भाषा में कहें तो दबाव समूह का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो कि आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में अगर फीस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अचानक फीस 500 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे लोग। अब होगा तो 2 काम होगा, या तो आप फीस दे देंगे या तो आप विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्कूल पर दबाव डालेंगे कि भैया इतना फीस एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए, आपके गार्जियन जब आएंगे, आपके गार्जियन स्कूल पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि भैया अचानक इतना फीस नहीं बढ़ाना चाहिए, 500 रुपया अचानक आपने बढ़ा दिया है, तो गरीब आदमी कैसे दे पाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपके स्कूल के बच्चे स्कूल पर दबाव डालने लगे तो आपका दबाव समूह जो आपका ग्रुप बनेगा उसी को दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ले सकते हैं, जब कोई संगठन या फिर कोई भी समूह जब सरकार पर अपनी मांग को लेकर, कोई भी उनकी डिमांड होती है, जब डिमांड पूरा नहीं होती है तो उस डिमांड की जो है मांग को लेकर दबाव डालते हैं, किस पर, सरकार पर। इस अवस्था को या इस जो है पूरे जो है प्रक्रिया को जो है दबाव समूह कहते हैं। जैसे मजदूर संघ होते हैं ना, मजदूर संघ क्या करते हैं, जब उनका मांग पूरा नहीं होता है तो इसके बाद वो क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, मेहनत, और इसके बाद जो है सरकार पर दबाव डालते हैं, एक आंदोलन होता है और फिर इसके बाद जो है उनकी मांगें पूरी की जाती हैं। तो ये दबाव समूह आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए। साक्षात्कार पद्धति का मतलब ये है कि साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार में साक्षात, जैसे कहते हैं ना भैया हमको साक्षात भगवान दर्शन दिए हैं, तो साक्षात्कार में क्या, साक्षात्कार मतलब कि सामने एकदम आपको फेस टू फेस वो इंसान बैठा हो और आपसे सवाल कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
साक्षात्कार पद्धति में क्या होता है, शोधकर्ता मतलब जो रिसर्च करते हैं, शोधकर्ता द्वारा व्यक्ति से प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर किसी स्कूल के छात्र से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करना या उनसे पूछना कि कोई क्वेश्चन पूछना कि भाई कितना पढ़े हो, या फिर जो है उनसे कोई सवाल करना, उनका अगर जवाब देते हैं तो इस प्रक्रिया को साक्षात्कार पद्धति के नाम से जाना जाता है, इंटरव्यू सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। ठीक है, अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम होता है। ठीक है, थोड़ा या कम होता है। और संख्यक मतलब क्या होता है, संख्या नहीं, एक आंकड़ा है, एक ऐसी आंकड़ा है जो थोड़े समय में, जैसे मान लो अगर मैं कहूं यहाँ पे लिखा है 32, 14 और यहाँ पे लिखा है 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या लिखा गया है इसमें कम कौन है, 15 है, 15 कम है और ये ज्यादा है। तो यहाँ पे एक ही क्षेत्र में यहाँ पे दो आंकड़े हैं और दो आंकड़ों में 15 कम है। इसका मतलब ये है किसी एक क्षेत्र में जब कोई कम समुदाय के लोग निवास करते हैं तो उन समुदाय को अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे देखिए कहा गया है, वे लोग जो संख्या में कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। भारत में ईसाई और सिख अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां मुस्लिम कम आबादी होती है, वो भी जो है अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं कि वो समुदाय या वे वर्ग के लोग जो किसी भी समुदाय में या किसी भी क्षेत्र में कम मात्रा में हो उन्हें अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। जाति और वर्ग क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए जो जाति होती है ना भैया, वो जाति जन्म पर आधारित होती है। जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी जाति उससे जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जाति जन्म पर आधारित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्ग देखिए, वर्ग जो होता है वो आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। वर्ग का मतलब होता है कि ब्राह्मण जाति जैसे है, ठीक है, ब्राह्मण जाति है, गरीब और अमीर क्या है, वर्ग है। यहाँ पे सिंपल सी बात दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे उदाहरण तो आप लिखेंगे, उससे पहले आपको एक बात और बता दें, वर्ग जो है ये अर्जित किया जाता है और जाति जन्म पर आधारित होती है। वर्ग अर्जित करने का मतलब प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है कोई ए जाति का है, एक व्यक्ति है कोई जो है बच्चा है बी जाति का है, कोई एक बच्चा जो है वो सी जाति का है। ठीक है, तीन जातियां अलग अलग यहाँ पे हैं। अब ये तीन जातियां जब अलग अलग हैं तो इसमें मान लो कोई ये जो ए वाला जाति है ये उच्च वर्ग का है। ठीक है, ये उच्च वर्ग का है, और जो बी जाति है ये मध्यम वर्ग का है। ठीक है, ये मध्यम वर्ग का है, और जो सी जाति का है वो निम्न, जो सी वाला है ये निम्न जाति का है। ठीक है, ये क्या है, निम्न जाति का है। अब यहाँ पे जो उच्च वर्ग का है, जो उच्च जाति का है, ये सब तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इसमें मान लो कि जो निम्न जाति का है, जो सी वाला है, अगर ये IS बन जाए, ठीक है, ये जो है IS बन जाए तो इसको जो वर्ग मिलेगा वो उच्च वर्ग मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेरे कहने का दोस्तों ये है कि एक निम्न जाति का बच्चा भी उच्च वर्ग की श्रेणी प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक निम्न जाति का बच्चा वो सर्वश्रेष्ठ वाली जाति उच्च जाति प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का दोस्तों ये है कि यहाँ पे जैसे ब्राह्मण क्या होती है, एक जाति है। ठीक है, ब्राह्मण बहुत सारी जातियां होती हैं। ठीक है, और गरीब अमीर क्या है, ये वर्ग है। गरीब है और अमीर है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, लेकिन गरीब जो है इस अमीरी के श्रेणी को भी प्राप्त कर सकता है, यानी वर्ग जो है वो अर्जित किया जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद क्या है, देखिए सिंपल भाषा में बात करें, जब एक देश दूसरे देश पर राजनीति आर्थिक रूप से नियंत्रण कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। ब्रिटिश शासन भारत पर कब्जा था तो इसे हम क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए कि जब एक शक्तिशाली देश, जब एक विकसित देश, जब एक सक्षम देश किसी गरीब देश, छोटे देश पर कब्जा कर ले तो उसे कहते हैं जो है उपनिवेशवाद। जैसे चीन है ना, चीन क्या किया है, तिब्बत पर कब्जा किया है और तिब्बत के पूरे साम्राज्य को अपने में मिला लिया है, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है।
फ्लो चार्ट बना लेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैं 100% आपको बता रहा हूं कि माई कलाल कोई काट नहीं सकता, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने सही तरीके से जेन्युइन तरीके से लिखा है। देखिए सिंपल तरीका लिखने के तरीका क्या है, सबसे पहले परिभाषा लिखिए, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए चीन, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाइए, चीन लिखिए, चीन लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए तिब्बत, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए तिब्बत, तिब्बत लिख दीजिए, फिर इसके बाद छोटा साम्राज्य है और ये बड़ा साम्राज्य है। अब होगा क्या, जब ये चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया है और ये चाइना क्या किया है, इसके पूरे साम्राज्य को अपने मिला लिया है, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी, लिखिए यहाँ पे उपनिवेशवाद, यहाँ पे लिख दीजिए उपनिवेशवाद कहलाएगा, ठीक है, उपनिवेशवाद कहलाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिख दीजिए, बढ़िया नंबर मिलेगा, बढ़िया नंबर आपको अच्छे से एग्जामिनर दे देगा भैया, यही सही तरीका होता है। ऐसे भी आप समझा सकते हैं, कम लिखकर अच्छे तरीके से समझा सके, पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है, या इनका क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो जन्म दर होता है भैया प्रति 1000 लोगों पर जो बच्चों की संख्या होती है, जो जन्म होते हैं, जो जन्म लेते हैं, प्रति 1000 जो बच्चों की जन्म होती है, मतलब प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जो बच्चों की जीवित बच्चों की संख्या होती है, उन्हीं को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। और मृत्यु दर की बात करें तो इसमें जो है प्रति 1000 में जो लोगों की मौत होती है उसको मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में 1000 में से 20 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे जन्म दर कहा जाएगा, और 1000 में से अगर मान लो 20 मर गए हैं तो उसे मृत्यु दर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, नगरीकरण क्या है। नगरीकरण की अगर बात करें तो देखिए सिंपल भाषा में इसमें भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जब लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। रोजगार के लिए गांव से दिल्ली जाते हैं तो लोग किस लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है दिल्ली में, दिल्ली का शहरीकरण यानी नगरीकरण होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में लोग जाएंगे वहां पे बसाव करेंगे तो वहां पे नगरीकरण की जो है पूरी प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब लोग गांव से, ठीक है, एक गांव है और यहाँ पे शहर है या नगर है, ठीक है, जब यहाँ से लोग कहाँ जाएं, शहर में जाएं, तो शहर का जो एरिया है ना, शहर का एरिया ये बढ़ना शुरू करेगा धीरे धीरे, इस प्रक्रिया को कहेंगे नगरीकरण। तो यहाँ पे ऐसे बना के यहाँ पे लिखिए नगरीकरण, ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए, पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा भैया नगरीकरण, ठीक है। ऐसे बहुत परफेक्ट नंबर मिलेगा दोस्तों, ऐसे लिखिए अच्छा नंबर मिलेगा, कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, परिवार किसे कहते हैं। परिवार के बारे में मैंने अभी चर्चा किया था कि परिवार किसे कहते हैं। तो परिवार में एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें खून और विवाह से जुड़े लोग होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं उन्हीं के सदस्यों को, समूह को परिवार कहा जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसमें मम्मी पापा दर्शा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, मम्मी पापा दर्शा दीजिए और उसमें 1 2 2 बच्चा यहाँ पे बना दीजिए इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भैया परिवार, ये पूरा क्या है परिवार कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 20 क्वेश्चन नंबर हो चुका है। अब यहाँ से फिर से नए क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नातेदारी के प्रकार लिखिए। मैंने नातेदारी को परिभाषित किया था अभी, यहाँ पे नातेदारी के प्रकार पूछा है और परिभाषा में ही प्रकार छुपा हुआ है, अगर आप समझ गए होंगे तो देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कैसे आप इसमें समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है नातेदारी के प्रमुख प्रकार, हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, लिखेंगे इसमें एक खून का रिश्ता, मतलब कि रक्त संबंधी रिश्ता, इसमें माता पिता भाई बहन, ये खून का रिश्ता होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, आपका और आपके भाई से जो है वो रिश्ता कौन सा है, वो खून का रिश्ता है, ठीक है, ये खून का रिश्ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विवाह का रिश्ता। दूसरा आता है विवाह, तो यहाँ पे जैसे पति पत्नी हैं, ससुराल वाले हैं, ये सब क्या है विवाह संबंधी है। तो चाचा चाची का रिश्ता, ये सब क्या है विवाह संबंधी है। तो कहने का दोस्तों ये है कि 2 प्रकार है, एक तो आपका रक्त संबंधी, दूसरा है विवाह संबंधी। 2 प्रकार से है, आप इसे 2 प्रकार लिख के आराम से 2 नंबर 3 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, भारत में जनजातियों के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताना है। तो 3 विशेषता पूछा है, 3 विशेषता बता के 3 नंबर हमको यहाँ पे ले लेनी है। तो चलिए बता देते हैं फटाफट, आप हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन में क्या लिखेंगे, जनजातियां जंगल पहाड़ और नदी के किनारे रहते हैं। जो जनजाति के लोग होते हैं ना,
वो जातियां जो वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में या फिर अन्य क्षेत्रों में नदी तटों पे रहते हैं उन्हीं को जनजाति के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन का मतलब क्या? जनजातियों का समूह में रहकर खेती करना, शिकार करना, हस्तशिल्प मतलब हाथ से कोई कढ़ाई बुनाई ये सब काम होते हैं, उन्हीं को हस्तशिल्प कहते हैं। ये सब जो काम होते हैं ये जनजातियों के समूह के द्वारा किए जाते हैं। तो दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है। तीसरी, अपनी इनकी एक भाषा और संस्कृति होती है। हर जनजाति की अपनी भाषा और उनके रीति रिवाज होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जनजाति का दो नाम लिखा है, जैसे गौंड जनजाति है, संथाल जनजाति है। जो गौंड जनजाति है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है और जो संथाल जनजाति है ये आपके झारखंड और जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जनजाति के नाम कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों नंबर मिलेगा अगर आप इस प्रकार से परसेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सांप्रदायिकता के निवारण के सुझाव दीजिए। अभी हम लोगों ने समझा था कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या होता है, इसमें समझे कि इसका निवारण के लिए एक सुझाव क्या है, ठीक है। तो 3 नंबर लेना है, 3 पॉइंट यहाँ पे लिखना है। पहला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षा का जब प्रचार प्रसार किया जाएगा लोग शिक्षित होंगे, समझेंगे कि कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, सबको जो समान मान्यता दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। धर्म को समान अर्थ में समझना जब शिक्षित जब हो जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है समान जो है कानून बनाना। सभी धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन धर्म को जो है कम, उन धर्म को ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं हो, समान जो है होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मीडिया की जिम्मेदारी। मीडिया की जिम्मेदारी का मतलब यह है कि भड़काऊ भाषण जो होते हैं उनको खबरों को फैलाया ना जाए, ताकि जो है ये सांप्रदायिकता की जो भावना है ये उत्पन्न ना हो। अगर कोई नेता जो है भड़काऊ भाषण देता है तो उसको वायरल कर देते हैं लोग, जब वायरल कर देते हैं तो जनता उग्र हो जाती है, फिर दंगे फसाद हो जाते हैं। इसीलिए मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसी भाषण कोई नेता देता है तो उसको उजागर ना किया जाए, उसको वायरल ना किया जाए, ठीक है। अगर ये सब होता है तो सांप्रदायिकता का निवारण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में लिख सकते हैं, धर्म को बांधने को नहीं जोड़ने का माध्यम जो है ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं बताइए। अभी हमने समझा था कि साक्षात्कार क्या होता है, अब इसकी सीमाएं क्या है ये हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है व्यक्तिगत प्रभाव। जब आपसे कोई वाइवा लेता है, इंटरव्यू लेता है तो कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जब लोग पहली बार वाइवा देने जाते हैं ना तो जब बैठते हैं टीचर के सामने तो डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ होगा, अगर आपका ज्योग्राफी होगा या होम साइंस होगा तो आपका जो है जब एग्जामिनर के सामने बैठे होंगे तो क्या होगा, पहले डर लगता है कि यार क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे हम, तो डर लग जाता है। जो इंसान और याद करके जाता है कि हम बताएंगे वो और भूल जाता है, तो ये समस्या हो जाती है उसके साथ में, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। उत्तरदाता गलत जानकारी दे सकता है। अगर आपको हड़बड़ा गए हैं, आप जो है घबरा गए हैं कि भाई क्या पूछेंगे, तो घबराहट में गलत जवाब निकल जाता है या तो जवाब ही नहीं निकलेगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है समय की अधिक आवश्यकता। समय की अधिक आवश्यकता का मतलब ये है कि हर व्यक्ति से बात करना, समय लेना होता है जब साक्षात्कार होता है, ताकि उसे अच्छे से जान सके, उसे अच्छे से परख सके, ताकि जो है जो हम जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस व्यक्ति से वो जानकारी हमें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे महंगा तरीका। महंगा तरीका मतलब ये कि जो इंटरव्यू होता है ये महंगा तरीका होता है, इसमें यात्रा, उपकरणों का खर्च ये सब होता है, तो ये एक तरह से महंगा तरीका है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसमें लिख सकते हैं बड़े पैमाने पर सर्वे और मुश्किल जो है ये सब इसमें दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 25 क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के 3 विशेषताएं बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिकीकरण क्या है तो उसका परिभाषा देंगे, अगर नहीं तो आप इसमें लिखेंगे 3 विशेषताएं पूछ सकता है तो क्या लिखेंगे, 3 विशेषताएं। परिभाषा से ही विशेषता बनती है, बात ध्यान रखिएगा। तो जितने पॉइंट मैंने भी आपको ऊपर बताए हैं ये सब विशेषता वाले, ठीक है, ये सब पॉइंट इसमें आप अगर समझ गए, उत्तर समझ गए होंगे तो आप इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, विशेषता भी आप लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण में पहला विशेषता यह है कि तकनीकी प्रगति। जब तकनीकी प्रगति होती है तो आधुनिकीकरण होता है, यानी आधुनिक मशीनों और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है शिक्षा का विकास और सभी को शिक्षित होने का अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, परंपराओं में बदलाव होती है, जो पुराने रीति रिवाज होती हैं उनको खत्म किया जाता है, उनमें बदलाव किया जाता है। और जो है इसमें ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग सब जो है आधुनिकीकरण का ही देन है। और 26 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि समाज में कानून की भूमिका क्या है। समाज में जो कानून व्यवस्था है उसकी क्या भूमिका है,
क्या रोल है उसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं समाज में जो भूमिका है वो है पहला पॉइंट समानता, ठीक है। कानून की नजर में यानी संविधान की नजर में सब लोग कैसे हैं, समान हैं। चाहे समाज में किसी भी जाति के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सब लोग कैसे हैं, समान रूप से हैं। तो हमें कानून क्या होता है, कानून हमें ये भूमिका निभाता है, कानून हमें ये समानता देता है कि सभी लोग क्या है, समान हैं, ठीक है। सभी को समान अधिकार देता है कानून। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे अपराध नियंत्रण, यानी कानून व्यवस्था क्या करता है, कानून व्यवस्था भाई समाज में कोई अपराध होती है उसको नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। तो दंड के माध्यम से अपराध को रोका जाता है, ये कानून व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है, तो इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मान लो कहीं पे जैसे महाकुंभ मेला लगा हुआ है, तो महाकुंभ मेला में बहुत सारे फोर्स के जवान लगाए गए हैं ताकि जो है वहां पे जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और दूसरी बात ये है कि वहां पे कोई ऐसी दंगा या फिर कोई ऐसा घटना ना घट पाए जिससे समाज में जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़े। तो इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। समाज में शांति और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कदम उठाए जाते हैं। ट्रैफिक के जो नियम होते हैं सड़क पर, इसके लिए कानून व्यवस्था अगर अच्छी रहती है तो सड़क पर जो इतनी दुर्घटनाएं होती हैं वो ना हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से नियम अपनाया जाता है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप इन्हें आराम से समझ के लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, नगरीकरण के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। 3 विशेषता पूछा है, 3 नंबर चाहिए तो 3 पॉइंट आपको लिखना होगा, जितना पूछा गया है उतना लिखिए, ठीक है। तो पहला देखिए, नगरीकरण का मतलब ये होता है जब लोग गांव से जाके नगर में बस जाएं तो नगर में बसने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। आपको सिंपल वर्ड में समझाया जाए तो बस इतना समझिए कि नगरीकरण क्या है, एक जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो गांव से लोग कहाँ जाते हैं, गांव से लोग शहर में जाते हैं यानी नगर में जाते हैं, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या है, नगरीकरण है। अब इसकी 3 विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 विशेषता में पहली विशेषता ये है शहरों में बढ़ती जनसंख्या, यानी जब गांव से लोग कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है शहर में जनसंख्या बढ़ेगी, तो शहर में क्या होगा, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, पहली विशेषता। दूसरी देखिए, नौकरियों के अवसर में वृद्धि हो जाएगी, यानी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग शहरों में जाके जो है अपना पूरा एक तरह से बसाव हो रहा है, शहरों में शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है कहीं कहीं नौकरी की जो अवसर होते हैं उसमें वृद्धि कर रही है। कोई एक फॉर्म निकलती है तो उस पर हजारों लोग अप्लाई करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुविधाओं का विकास। भाई इस शहर में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधा होती है, वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, वहाँ पे अच्छे जॉब मिल जाते हैं, अच्छे सड़कें मिल जाती हैं, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे परिवहन के साधन आसानी से मिल जाते हैं। यानी शहर में सुविधा नहीं होता तो कोई शहर में नहीं जाता। सबसे बड़ी बात वहाँ रोजगार कुछ ना कुछ मिल जाता है लोगों को। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होता है कि वहाँ पे सुविधा जैसे अस्पताल, स्कूल, बाजार, इन सब की व्यवस्था होती, तो इसीलिए जो है गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। मुंबई जैसे बड़े शहर का विस्तार इसी प्रकार से हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इस छोटा सा आप डायग्राम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो नगरीकरण है इसमें ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर में जाते हैं, और क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुविधाओं का विकास होता है, इसीलिए जो लोग जाते हैं वहां पे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन 28, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। आजादी से पहले बहुत सारे ऐसे सामाजिक आंदोलन किए गए थे जिसमें आपने नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सहयोग असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आंदोलन चलाए गए थे वो आजादी से पहले चलाए गए थे, और फिर आजादी के बाद भी बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें महिला आंदोलन, किसान आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो इसका मतलब कि आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं उद्देश्य में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि समानता लाना। समाज में जब कोई कुरीतियां, कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है तो समाज में समानता लाने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समानता लाना
पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार प्राप्त करना। अधिकार प्राप्त करने का मतलब है कि जनता ने सरकार को बनाया है तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि जनता के हित के लिए काम किया जाए। लेकिन जब जनता के हित के लिए काम नहीं होता है तो वही जनता जो है अपने अधिकार के लिए जो है आंदोलन करती है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि के लेकर आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हो। इसके बाद समाज में सुधार। समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चलती हैं, बहुत सारी, जैसे आपने नाम सुना होगा तो सती प्रथा का। तो सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे पति मर गया तो पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को पति के साथ जिंदा जला देने की प्रथा सती प्रथा कहलाती है। कितनी घटिया प्रथा थी। तो ये सब जो प्रथाएं हैं इनको खत्म करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में बहुत सारी कुरीतियां हैं, छुआछूत जैसी बुराइयां थी समाज में, अब तो थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान भी एक प्रकार से आंदोलन ही है, क्योंकि स्वच्छता देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी ही नजर आती है। खासकर शहरों में आप देख पाएंगे आपको गंदगी ज्यादा नजर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है समूह की विशेषता लिखिए। समूह क्या होता है? एक प्रकार से जो गुट होता है ना, गुट, बहुत सारे लोगों को गुट बन जाता है तो गुट क्या होता है? समूह कहलाता है। तो आखिर उसकी विशेषता क्या है उसको समझना है। तो देखिए, सामूहिक उद्देश्य, पहला पॉइंट क्या है? समूह से बनता है सामूहिक उद्देश्य। सभी लोग एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। यानी जैसे मान लो कि कोई काम करना है तो सारे लोग मिलकर उस काम को कर लेते हैं तो काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और सबको बेनिफिट भी मिलता है उस काम से। तो कहने का मतलब ये कि सामूहिक उद्देश्य यानी जब लोग मिलकर किसी काम को कर लेते हैं, गुट में रहकर, समूह में रहकर, तो काम आसानी से हो जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिस लक्ष्य को बनाए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सदस्यों की पहचान। सदस्यों की पहचान का मतलब ये है कि समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तो उसकी पहचान के लिए एक दूसरे के लिए अपने गुट बना लेते हैं, अपने समूह बना लेते हैं कि हम अपने गुट में रहेंगे, अपने समूह का मदद करेंगे। इस प्रकार से एक समूह स्थापित हो जाती है। तो समूह की विशेषता है कि एक दूसरे की अपनी जानते पहचानते हैं और दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, आगे है नियम और अनुशासन। नियम और अनुशासन का मतलब ये कि जो भी आपने समूह बनाया है, जो भी आपका गुट है, उसमें एक नियम होना चाहिए, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई गुट में कोई बात दोबारा उत्पन्न ना हो कि वो पूरा गुट समाप्त हो जाए, पूरा समूह समाप्त हो जाए। तो ऐसा काम करना है, नियम के अनुसार काम करना है, अनुशासन बना के काम करना है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, यानी समूह के नियमों को पालन करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे क्रिकेट, स्कूल का क्रिकेट टीम है, तो आपने जो गुट बनाया, जो समूह बनाया है, वो समूह का उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ, भाई मैच जीतना है। ठीक है, तो आपका उद्देश्य होता है कि भैया हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, पहला पॉइंट, यानी मैच जीतना है। दूसरा, एक दूसरे को जानते हैं, अपने जो समूह के लोग तो एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा, उसमें जो नियम होते हैं कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन पहले जाएगा बैटिंग करने, कौन बाद में जाएगा, कौन कीपिंग करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब पूरी पूरी प्लानिंग होती है और नियम के अनुसार सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे काम होता है तो उसे समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करती है। सिंपल भाषा में कहा जाए, जब जनता सरकार बनाती है तो इस प्रक्रिया को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहा जाता है। जब जनता सरकार बनाती तो वही सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो भारत में क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने बहुत ही खूबसूरत बात कहा था कि लोकतंत्र जो होता है वो जनता का है। ठीक है, जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन लोकतंत्र कहलाता है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, बहुत कमाल की बात कही इन्होंने कि जनता का मतलब सरकार किसकी है? जनता का है, जनता ने बनाया है, जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और ये 50 क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे ग्रामीण समुदाय के बारे में लिखना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जानते हैं कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव की क्या रहन सहन है, गांव की क्या वहाँ का वातावरण है, ये पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे ग्रामीण समुदाय, हेडिंग पड़ जाएगा और इसके बारे में लिखेंगे ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समाज है जहां मुख्य जो उनका कार्य होता है वो खेती होता है, पशुपालन होता है। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं वो लोग। यहाँ लोग छोटे गांव में एकजुट होकर रहते हैं। तो कहने का मतलब ग्रामीण समुदाय का मतलब ये है कि जो उनका मुख्य व्यवसाय होता है वो खेती होता है। ठीक है, पशुपालन होता है, खेती और पशुपालन करते हैं ज्यादातर, और प्राकृतिक व्यवसाय पर निर्भर होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस पूरे समाज को ग्रामीण समुदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आराम से चीजों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रट्टा मार नहीं है, समझने वाली बात है बस यहाँ पे। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को अगर परिभाषित करना है तो आप इसे आसान शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में, ध्यान देंगे, किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या बढ़ने पर जो बढ़ने की गति है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि अलग है, जनसंख्या वृद्धि दर अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बता दे रहा हूं मैं कैसे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, मान लेते ए है, कोई एक क्षेत्र मान लेते हैं बी है। ठीक है, या एक ही क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते कोई क्षेत्र ए है, यहाँ पे मान लो 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, 1000 लोग रहते हैं। अगर 5 साल बाद यहाँ पे 5000 लोग हो जाएं तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन ये 5000 जो बढ़ा है किस दर से बढ़ा है, किस दर से बढ़ा है ये हमें समझना है। तो यहाँ पे जो 1000 जनसंख्या थी वो 5 साल में 5000 हुई है, तो आप इसे डिवाइड करके इसका निकाल सकते हैं किस दर से, नहीं किस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो किस दर से बढ़ रही है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति क्या होती है ये समझना है। देखिए यहाँ पे संस्कृति किसी समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, कला, धर्म और जीवन शैली का संगठित रूप होता है। यानी कल्चर कैसे संस्कृति है, तो वहां पे संस्कृति का मतलब है कि कोई समुदाय जिस धर्म में रहती है वहां की जो भाषा होती है, वहां का जो उनकी कला होती है, वहां की जो परंपराएं होती हैं, वहां की जो रीति रिवाज होती हैं, वहां को जो जीवन शैली होती है, इस पूरे पूरे के पूरे एक संगठित रूप को संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, एनीवन, कोई भी समाज हो, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपना एक रीति रिवाज होता है, अपनी उनकी भाषा होती है, अपना उनका एक कला होती है, अपना एक जीवन शैली होती है। तो इस प्रकार के पूरे संगठित रूप को संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आराम से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है दिव्यांगों के प्रमुख समस्याएं क्या हैं। ठीक है, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो पहले तो आप ये समझ लें कि दिव्यांग है कौन, दिव्यांग किसे कहते हैं। दिव्यांग का मतलब कि जो अपने शरीर से कुछ न कुछ मतलब कि कमी हो, जैसे कि किसी हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो विकलांग होते हैं, जो अपंग होते हैं, इन्हें दिव्यांग के नाम से जानते हैं। किसी को जो है लंगड़ा लूला न कहकर दिव्यांग कहा जाता है। तो वो जो श्रेणी हो दिव्यांग, वो लंगड़ा लूला अंधा ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो दिव्यांग के जो प्रमुख समस्या है ये देखिए, शिक्षा और रोजगार की समस्या। क्या शिक्षा रोजगार में कमी नहीं है? बिल्कुल कमी है। जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है ताकि वो भी समानता का जो है उन्हें अधिकार प्राप्त हो। तो शिक्षा रोजगार में उनकी कमी देखने को मिलती है। भेदभाव और सामाजिक स्वीकारता में कमी, यानी बहुत सारे समाज के लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते। मान लो कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो समाज स्वीकार नहीं करती है, यानी मदद नहीं करती है समाज। ठीक है, भेदभाव भी उनके साथ होने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थानों पर पहुंचने में दिक्कत होती है। जैसे मान लो कोई विकलांग है तो उसको कहीं जाना है तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जो आम इंसान, जो जिसका पैर ठीक है, जिनकी आंखें सही हैं, जिनका हाथ सही है, वो जिनकी
आंखें से वो आराम से दुनिया को देख सकता है, समझ सकता है, कहीं भी जा सकता है और किसी को देखकर चीजों को महसूस कर सकता है। लेकिन कोई अंधा ना हो, मतलब अंधा हो और उसे ताजमहल दिखाइए और उसे ताजमहल की जो है खूबसूरती के बारे में बताइए, तो क्या वो महसूस कर पाएगा? मतलब महसूस तो कर पाएगा, लेकिन वो फीलिंग जो अंदर से आएगी कैसा होगा ताजमहल, वो महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंधा है वो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो दिव्यांग होते हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप उसमें से कोई भी समस्या लिख सकते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। औद्योगिक समाज कैसा होता है? देखिए, मशीनों और कारखानों पर निर्भर समाज औद्योगिक समाज होता है। औद्योगिक समाज का मतलब होता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं उन्हें औद्योगिक समाज कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कि मशीनों कारखानों पर निर्भर होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, उद्योग यानी कंपनी में कोई काम करता है तो कंपनी में जो काम करेंगे उसके आसपास जो समाज रहेगी वो उसी कंपनी पर निर्भर रहते हैं, यानी वहीं से उनको जॉब मिलती है, तो उसके आसपास जो समाज होती है उसी को औद्योगिक समाज कहते हैं और वो उसी कंपनी पर, उसी मशीन, उसी कारखानों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। यानी जिन क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण ज्यादा होता है वहां पे शहरीकरण हो जाता है आसपास के क्षेत्रों में। दूसरी बात है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग होता है ना, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा बसाव हो जाता है। जब जनसंख्या ज्यादा बसाव हो जाए तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ग पर आधारित समाज। वर्ग पर आधारित समाज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो औद्योगिक समाज होता है वो वर्ग पर आधारित समाज होता है। देखिए आपको बता दें, यहाँ पे जो जाति होती है ना ये जन्म पर आधारित होती है, लेकिन जो वर्ग होता है ना ये अर्जित किया जाता है। अर्जित करने का मतलब ये है कि आप भी उच्च वर्ग में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप निम्न वर्ग में आते हैं, निम्न वर्ग का मतलब गरीबी श्रेणी में आते हैं, तो आप भी कभी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का मतलब उच्च वर्ग में जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि जो इन क्षेत्रों में रहते हैं वो उच्च वर्ग में आते हैं और ये वर्ग पर आधारित समाज होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृषक वर्ग क्या होता है? कृषक वर्ग जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो देखिए कृषक वर्ग वे लोग होते हैं जो कृषि कार्य करते हैं और इनमें से किसान, खेत मजदूर, भूमिहीन किसान, ये सब शामिल होते हैं। तो सिंपल भाषा लिखा हो कृषक वर्ग। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए दोस्तों और पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप इसे समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव कहाँ हो रहा है दोस्तों? समाज में हो रहा है। अब सवाल है कि समाज में परिवर्तन होना जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे बदलाव होते हैं, आइए देखते हैं इसमें। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, विचारधारा, परंपराओं के समय के साथ होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर मैं सिंपल और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए। आज से जो आपका गांव है, ठीक है, आपका गांव है या भी जो भी आपका शहर होगा, जो भी गांव होगा, जो भी आपका क्षेत्र होगा, आज से 10 साल पहले अपने गांव को, अपने समाज को देखिए। क्या आज ऐसा समाज देखने को मिलता है आपका? आपका जवाब होगा नहीं। यानी समाज में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, बदलाव हुआ होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। आज से 10 साल बाद जब आगे समय आएगा तो वहां पे आपको समाज और बदलाव दिखाई देगा, समाज में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले शादी में इतना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले उतना बदलाव नहीं था समाज में। शादी जो होती थी वो लोग क्या करते थे, गांव में जाते थे, दूसरे के यहाँ घर पे चारपाई मांगते थे, चद्दर मांगते थे कि हमारे के यहाँ आज बारात आएगी। ठीक है, और बारात आएगी तो लोग अपने अपने घर से लोग चद्दर, खटिया एक एक देते थे ताकि जो है उनका इज्जत सम्मान बचा रहे। आज के डेट में टेंट से सामान लेते हैं। डीजे शादी में जाता अनिवार्य है भाई, डीजे अगर ना जाए तो समझ जाए कि शादी मातम से लगती है। तो ये सब प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलता है। और बफर सिस्टम, सबसे बड़ी बात ये है। तो कहने का मतलब कि समाज में बहुत सारी परिवर्तन आ चुके हैं, बहुत बदलाव आ चुका है समाज में। ये परिवर्तन, जो बदलाव है, इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि बदलाव समाज में हुआ है, इसलिए समाज परिवर्तन इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जनजाति क्या होती है? जनजाति, ठीक है, देखिए जनजाति क्या होती है। जनजाति एक ऐसी सामाजिक इकाई है जहां एक भाषा,
परंपरा, रीति रिवाज साझा करती है। आमतौर पर सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। सुदूर क्षेत्रों का मतलब जंगल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं और इनका एक अपना एक समुदाय होता है, अपना एक समाज होता है और उसी में लोग रहते हैं। अपना इनकी भाषा होती है, अपनी परंपरा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, अपना एक इनकी संस्कृति होती है। तो ऐसे लोगों को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। और सुदूर क्षेत्र का मतलब होता है कि दूर जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी क्षेत्र में विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य क्षेत्रों से बेहतर बनाना या मानना, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। मैं दोस्तों आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र बी है और कोई एक क्षेत्र सी है, मान लेते हैं ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ए वाला जो क्षेत्र है, अगर ये कहे कि हमारे क्षेत्र के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बाकी ये 2 क्षेत्र के जो लोग हैं ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं हैं, तो अपने जब क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे कोई, तो उसे क्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र को लोग मानते हैं कि हमारा क्षेत्र बेस्ट है, अच्छा है, और उसे सर्वशक्तिमान मतलब कि सबसे अच्छा माने रखते हैं और बाकी को दरकिनार कर देते हैं। तो ये जो भावना है ना, इसी भावना को, इसी विचार को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां मैंने देखिए बहुत कम सेंटेंस लिखा है। मैं आपको इस कम सेंटेंस में बड़ी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चीजों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। आप फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के अच्छे से पूरा बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया ना, तो देखिए मैंने आपको इतना शब्द लिखा है, लेकिन 4 नंबर में भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं जिस दिन आप समझ जाओगे तो। जैसे मैंने बताया ना कि ये फ्लो चार्ट वाला ऐसे करके, ये बी ये सी है ऐसे करके, तो आप बता सकते हैं इसमें, इसको फ्लो चार्ट बना के इसमें थोड़ा सा दर्शा के और उसके बारे में लिख देंगे, तो 4 में 4 पूरा नंबर मिल जाएगा। सही तरीके से कॉपी लिखने का तरीका बहुत लोग को पता नहीं है, लेकिन अगर आप तरीका पता चल गया ना तरीका आपको, तो समझ जाए कि पूरा बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। मैंने इसके लिए वीडियो अपलोड किया है, बाकी आगे आपको बताता रहूंगा कि कैसे जो है आप अपनी कॉपी को और अच्छे से प्रेजेंट करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। आंदोलन होते हैं, अब यहाँ पे देखिए आंदोलन किसके लिए हुआ है, यहाँ पे आंदोलन हुआ है पर्यावरण के लिए, वहां पे आंदोलन हुआ था समाज के लिए, तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा गया था। यहाँ पे आंदोलन हुआ है, यहाँ पे किसके लिए, पर्यावरण के लिए, जिसका मतलब कि इन्वायरमेंट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई गई। तो अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब होता है अत्यधिक उसका जो उपयोग करना, ज्यादा जब उपयोग करते हैं लोग पर्यावरण का, तो पर्यावरण की क्षति होती है। जैसे पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई होती है, तो उस प्रकार से अगर उपयोग करेंगे तो भैया पेड़ खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो इन्वायरमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अतिदोहन नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रेम से, आसानी से, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, आगे है जंगलों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान। जो जंगलों की कटाई होती है ना, उससे बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, आपको फिर से बार बता दे रहा हूं कि आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप 10 साल पहले अपने गांव को देखिए और 10 साल बाद देखेंगे तो क्या हालत होगी। जो आज की डेट में हालत है समाज की, जो हमारी सोसाइटी की समाज की हालत है, कहीं न कहीं बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। आज की डेट में लोग अपने खेत में जाकर घर बनवाकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जमीन तो नहीं बढ़ रहा है ना, जमीन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भैया जमीन नहीं बढ़ेगी तो लोग खेत में जाएंगे, घर बनवाएंगे और रह भी रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो जंगलों की कटाई हो रही है, ये इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी तो और ज्यादा कटाई होगी, तो इन्वायरमेंट और दूषित होगा। इसीलिए जगह जगह पे आंदोलन किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, और जैव विविधता का नुकसान, जैव का मतलब होता है जहां पे जीव जंतु रहते हैं उसे जैव बोलते हैं। ठीक है, या सिंपल भाषा में कहें, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जो पूरा समूह है उसे जैव कहते हैं। और विविधता का मतलब भिन्नता यानी वैरायटी। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, ठीक, कोई एक तालाब है, क्या एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली पाई जाती है? नहीं, कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जब एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हो तो उसे जैव विविधता कहा जाता है।
तो सिंपल सी बात ये है कि जब इन्वायरमेंट दूषित होगा तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है, खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण, जब औद्योगिक प्रदूषण होता है तो उसके लिए भी कहीं न कहीं पर्यावरण आंदोलन किए जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है। जिन क्षेत्रों में उद्योग का विकास ज़्यादा होता है वहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा दूषित होता है। सिंपल भाषा में कहें, जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके अगर हार्ट पर रिसर्च किया जाए तो ज़्यादा कार्बन मिलेगा, कार्बन मतलब काला, मतलब हार्ट काला मिलेगा। अगर जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर उनके हार्ट को रिसर्च किया जाए तो वहाँ पे उनको उनके हार्ट पर कम कार्बन मिलेगा, क्योंकि वो पूरा स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है, हिमाचल में प्रदूषण कम है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वेक्षण प्रणाली क्या होती है? तो देखिए सर्वेक्षण जो प्रणाली है ना, सर्वेक्षण प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्वेक्षण, सर्वे की बात हो रही है, ठीक है, सर्वे की बात हो रही है। अब सर्वे कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली जानकारी एकत्रित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार और डाटा, जो डेटा संग्रह होती है उसका उपयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में इसको समझाएं तो बस आप इतना समझ जाइए कि जो सर्वेक्षण होता है ना, सर्वेक्षण के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र का, जगह का पता लगा सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का जो है वातावरण कैसा है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, समाज कैसे रहती है, ठीक इस प्रकार से पता कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जब सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा भैया। तो सिंपल सी बात ये है, सर्वे प्रणाली का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की भावनाएं कैसी हैं, ये सब पूरा पता चलता है। कैसे? सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। तो आराम से इसे आप समझ के लिख सकते हैं। समझ जाएंगे दोस्तों तो अपनी भाषा में भी लिख पाएंगे, और अपनी भाषा में लिख लेंगे ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो साप्ताहिक बाजार क्या होता है? साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार नाम से स्पष्ट भैया, सप्ताह में जो बाजार में जो बाजार सप्ताह में लगते हैं उस साप्ताहिक बाजार कहते हैं। तो साप्ताहिक बाजार वे अस्थायी बाजार होते हैं जो गांव या कस्बों में एक सप्ताह में विशेष दिन लगाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो है बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं ग्रामीण समाज में, देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे अभी भी मार्केट लगता है, और किसी दिन मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को ऐसे मार्केट लगता है, बाजार लगती है, उस दिन भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि साप्ताहिक बाजार कुछ ऐसे स्पेशल दिन होते हैं जहां पे उस जगह पे बाजार लगाए जाते हैं और काफी ज्यादा भीड़ होती है, बिक्री होती है, यानी क्रय और विक्रय दोनों होता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता है, एक ही दिन के लिए होता है, तो साप्ताहिक बाजार होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, समानता नहीं है किसमें? लैंगिक में। आइए देखते हैं कैसे। लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भेदभाव। लैंगिक असमानता का मतलब कि अभी भी ग्रामीण समाज में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता, सोच बहुत छोटी अभी है कि अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उनको दूसरे घर जाना है। बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं उनके दिमाग में, बहुत सारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, मतलब कि प्राचीन मान्यताएं हैं, उन सब के आधार पे देखा जाए तो समाज में कहीं न कहीं अभी भी कुछ सोच ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, खासकर ग्रामीण समाज में जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे सोचते हैं। तो वहाँ पे लैंगिक असमानता देखने को मिलती है कि जो है बेटा यानी पुरुष जो होते हैं बेटों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, बेटों को ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। और जब बच्चे का जन्म होता है, अगर बेटा है तो खुशी ज़्यादा मनाते हैं, बच्ची का जन्म होता है तो खुशियाँ कम मनाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो धारणाएं हैं ये लैंगिक असमानता को बताता है, ठीक है। आराम से लिख सकते हैं आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनजातीय संघर्ष क्या होता है? जनजातीय संघर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, सिंपल भाषा में कहूँ तो मैंने आपको बताया था जनजाति के बारे में। जनजातीय लोग जंगलों के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष ये होता है भैया कि जंगलों के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना वो नहीं मिल पाती है इनको। जब वो जो नहीं मिल पाती हैं तो ये जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन वो जो उनको चाहिए, जो मदद चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए संघर्ष करते हैं। तो जनजातीय संघर्ष का अर्थ है जनजातीय समुदायों के अधिकारों, संसाधनों और पहचान को लेकर होने वाले विवाद को लेकर।
सरकार भी बहुत कम ध्यान दे पाती है, तो यहाँ पे जो इनके अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण ये संघर्ष करते हैं और फिर कभी-कभी जनजातीय आंदोलन भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है। सामाजिक अनुसंधान के चरण क्या है? अनुसंधान का होता है रिसर्च करना, शोध करना। अब रिसर्च कहाँ हो रहा है, शोध कहाँ हो रहा है? आपका जवाब होगा समाज में हो रहा है। तो समाज में किस प्रकार का रिसर्च होता है, किस प्रकार का शोध होता है, आइए देखते हैं। समस्या का चयन, यानी पहले हमें ये देखना चाहिए कि समस्या कहाँ से आई है। ठीक है, अगर आपको पेट में दर्द कर रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है, समस्या क्या है। ठीक है, समस्या का समाधान तब मिलेगा जब उसका हमें जड़ मिलेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर दवा तभी देता है जब उसका उसे कॉज पता चलता है, यानी कारण पता चलता है कि आखिर दर्द हुआ क्यों। ठीक है, तो इसीलिए जांच करवाते हैं लोग। तो यहाँ पे जो सामाजिक समस्या, जब सामाजिक अनुसंधान है, यानी रिसर्च में करेंगे तो पहले हमें समस्या का चयन करना पड़ेगा, आखिर समस्या क्या है, तभी तो आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा की मतलब ये कि पहले हम उसे देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिर ये समस्या क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितना इसके लिए काम करना पड़ेगा, समीक्षा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, डेटा संग्रह। डेटा संग्रह का मतलब ये होता है कि जब हम जांच कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, तो हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि अच्छा ये बीमारी छोटी सी है, इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा, यानी डाटा हमारे पास आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे है डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण का मतलब है कि पहले जब डेटा संग्रह कर लेंगे उसका विश्लेषण करेंगे, क्या क्या समाज में बुराइयां हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कितना काम करना है, कहाँ कितना काम नहीं करना है, ये सब सारी चीज डेटा विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है निष्कर्ष एवं रिपोर्ट लिखना, लेखन। मतलब कि जब अनुसंधान रिसर्च हो जाएगा, जब रिसर्च होने के बाद जो है उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि भाई इतना हमने रिसर्च कर लिया है, इसका क्या निष्कर्ष निकला है, क्या रिजल्ट निकला है, वो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 46 आपके सामने है। औद्योगिकरण के प्रभाव क्या है? जो औद्योगिकरण है इसका प्रभाव क्या है? तो उद्योगों का जब निर्माण होता है कहीं पे तो वहां पे शहरीकरण बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा है रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और नेक्स्ट पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग भेद का विस्तार होता है। सामाजिक वर्ग भेद का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ग उच्च लोग होते हैं, कुछ निम्न वर्ग होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र में औद्योगिकरण का विकास हो जाए तो वहां वर्ग जो भेद होता है इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की विशेषता बताइए। ग्रामीण समाज की क्या विशेषता है? तो देखिए कृषि पर आधारित समाज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था या समाज। नेक्स्ट है पारंपरिक रीति रिवाज। प्राचीन रीति रिवाज को अभी भी समाज में लेकर लोग चलते हैं। ठीक है, छोटे और सघन सामाजिक संबंध। यहाँ पे हमें समाज में ये देखने को मिलता है, छोटे और सघन सामाजिक संबंध देखने को मिलता है। अब तो गांव में बहुत कम लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं, गांव में भी, शहर में तो बहुत कम रखते थे, अब गांव में भी धीरे धीरे हो रहा है, बहुत कम लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संबंध का मतलब बहुत कम मिलते जुलते हैं, टाइम किसी के पास नहीं आज के जमाने में, सोशल मीडिया से टाइम मिलेगा तब तो टाइम मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़ताल और तालाबंदी क्या होता है? हड़ताल और तालाबंदी क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो लिखेंगे हड़ताल, श्रमिक अपने कार्य को रोककर विरोध करते हैं तो उसे हड़ताल के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को जो पूरे कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी जो है अपनी किसी भी मांग को लेकर धरना दे दें, ठीक है, तो उसे हम धरने को हड़ताल के नाम से जानते कि भैया हड़ताल कर दिए हैं, काम हम नहीं करेंगे, हमारी पहले मांग पूरी हो जाए तो हम काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हड़ताल उन कंपनी के श्रमिकों के द्वारा जब किया जाता है तो काम बंद कर दिया जाता है, उस काम बंद जब कर दिया जाता है तो उसे हड़ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब तालाबंदी क्या होती है? जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता द्वारा काम काज बंद कर दिया जाता है। नियोक्ता का मतलब जो कंपनी का मालिक है, जो ऑनर है, ठीक है, जब उसके द्वारा उसमें उस कंपनी में ताला लगा दिया जाए, ठीक है, ये काम नहीं होगा, बंद, कहानी खत्म, अब तो इसको हम तालाबंदी के नाम से जानते हैं, यानी काम अब कंपनी में काम नहीं होगा तो इसे तालाबंदी के नाम से जानते हैं। अगर एक लाइन में समझना है तो बस आप इतना समझ जाइए, जब किसी कंपनी के, मान लो कोई कंपनी ए है, इस कंपनी के कर्मचारी अपनी मांग
को लेकर धरना दे दें या काम बंद कर दें, ठीक है, तो उसे हम धरने देने को हड़ताल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कंपनी का मालिक कंपनी में ताला लगा दे और फिर कहे कि आज से काम नहीं होगा, अब काम खत्म, जाओ तुम लोग, तो इसका मतलब कि तालाबंदी हो गई भैया, अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जनजातीय एकीकरण की समस्या क्या है। जनजातीय एकीकरण की समस्या मतलब जनजाति को एक करने की बात हो रही है। समस्या क्या आ रही है, क्यों ना जनजाति को पूरा मिला दिया जाए, क्या समस्या हो रही है, आइए देखते हैं क्या समस्या हो रही है। सांस्कृतिक पहचान जो है कि संकट, यानी जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है उसके सबसे बड़ी संकट उत्पन्न हो रही है कि भैया उनका पहचान क्या है, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी रीति रिवाज, उनकी पूरी संस्कृति अलग है, तो पहचान में संकट उत्पन्न हो रही है। दूसरा पॉइंट, विकास परियोजनाओं से विस्थापन। विकास परियोजनाओं से विस्थापन का मतलब ये होता है कि विकास जो हो रहा है ना, वो विकास परियोजनाओं से अलग है पूरी तरह से, उसका पूरी जो है, जो अन्य समाज है, जो जनजातीय समाज है, उन दोनों में विस्थापन देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। मुख्य धारा में शामिल होने में कठिनाई। मुख्य धारा में शामिल होने की कठिनाई का मतलब ये है कि भैया जो उनका मुख्य काम है उस काम को कैसे किया जाए, उन कठिनाई को दूर कैसे किया जाए, ये भी एक तरह से समस्या यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 आपके सामने है, जाति पूर्वाग्रह क्या है। लास्ट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने कवर किया है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे, पूरा तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है जाति पूर्वाग्रह क्या है, तो लिखेंगे जाति पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी जाति के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और असमान व्यवहार करना, जाति पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नीचे यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। जाति पूर्वाग्रह का मतलब किसी जाति या समुदाय के प्रति नकारात्मक भेदभाव रखना या फिर उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। एक ऐसी सोच है, ठीक है, एक ऐसी सोच है जिसके कारण किसी समुदाय के प्रति नकारात्मक भेदभाव पैदा होती है। कहने का मतलब कि जाति पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि जब एक जाति दूसरे की जाति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करे तो उसको जाति पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जाति पूर्वाग्रह की वजह से निचली जातियों के लोगों को साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। सिंपल भाषा में कहे तो छुआछूत भी इसी प्रकार का होता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक बहिष्कार का मतलब कि समाज से बाहर कर देना, सामाजिक बहिष्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और नंबर आपके सामने यहाँ पे है 83 82 92 47 99। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे बिल्कुल फ्री में। बाकी अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी मेहनत से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।